एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे शॉक। शॉक से आप क्या समझते हैं? शॉक एक क्लिनिकल स्टेट होती है जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिस्टेमिक हाइपोटेंशन। इसे कैसे पहचानते हैं हम? सिस्टेमिक हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। क्यों? ड्यू टू या तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है या फिर इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम, वो कम हो जाती है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होने लगता है। ठीक है, आप कैसे बताएंगे? ये क्लिनिकल स्टेट होती है कार्डियोवैस्कुलर जिसमें सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाता है। कैसे पहचानेंगे? ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टेमिक हाइपोटेंशन होता है। क्यों? क्योंकि या तो कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है या फिर सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, तो इसकी वजह से शॉक होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है? इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन होता है और सेलुलर हाइपोक्सिया होता है। अब ये जो शॉक होता है, ये उसका क्लासिफिकेशन काफी बड़ा है, कई तरीके का शॉक देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे बताती हूँ प्राइमरी शॉक क्या होता है। प्राइमरी शॉक जिसे इनिशियल शॉक भी बोलते हैं, इट इज ट्रांजिएंट एंड बेनाइन वेसोवैगल अटैक। ये एक तरीके का ट्रांजिएंट और बेनाइन वेसोवैगल अटैक होता है किस वजह से? सडनली रिडक्शन हो जाता है वेनस रिटर्न टू द हार्ट, जिसकी वजह से प्राइमरी शॉक सामने आता है। ठीक है, किस वजह से, क्यों होता है वेनस रिटर्न कम? कॉज बाय द न्यूरोजेनिक वेसोडाइलेटेशन की वजह से या फिर पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड की वजह से। अब ये जो है इट कैन अकर इमीडिएटली आफ्टर द ट्रॉमा। ये फॉरन ट्रॉमा के बाद भी हो सकता है या फिर कोई सीवियर पेन के बाद भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर इमोशनल ओवर रिएक्शन है उसके बाद भी देखने को मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फियर में, सॉरो में, सरप्राइज वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है। अब जिसके अंदर प्राइमरी टाइप का शॉक हुआ है तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, वीकनेस होगी, सिंकिंग सेंसेशन होंगे, पेल एंड क्लामी स्किन होगी। ठीक है, वीक रैपिड पल्स होगी, ब्लड प्रेशर डाउन होगा। ड्यूरेशन कितना होता है इसका? फ्यू सेकेंड से मिनट तक। एक शॉक होता है हमारा सेकेंडरी शॉक। सेकेंडरी शॉक अकर करता है किस वजह से? हीमोडायनामिक डिरेंजमेंट विद हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द सेल की वजह से। ये हुआ हमारा सेकेंडरी शॉक। और इसके अलावा कितने तरीके के शॉक होते हैं? एक प्राइमरी शॉक हुआ, सेकेंडरी शॉक जिसे ट्रू शॉक बोलते हैं। एक होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होता है ये वो शॉक होता है जो वॉल्यूम के कम होने की वजह से होता है, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। किस वजह से कम हुआ? कोई हेमरेज हुआ, ठीक है, एक्यूट हेमरेज, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया, किसकी वजह से? बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई, डायरिया हुआ, इससे क्या हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ, फाइनली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप होगा। बर्न हुआ, बर्न से भी फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स की वजह से भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप होता है। एक तरीके का होता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम कम नहीं होती, यहाँ नॉर्मल वॉल्यूम में रहता है। किस वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होता है? कार्डियक के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्या क्या होता है? जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ऐसा होता है, कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है, हार्ट का रप्चर हो रहा है, वेंट्रिकल्स का, पेपिलरी मसल्स का रप्चर हो रहा है, कार्डियक एरिथमा है, ठीक है, या फिर कार्डियक टेम्पोनेट है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, डायसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म है। सो दीज आर द कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट एक शॉक होता है हमारा जिसे बोलते हैं हम जो ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जैसे बोलते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जो होता है ये या तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से होगा या ग्राम पॉजिटिव से। ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया जो होता है उसे बोलते हैं एंडोटॉक्सिन शॉक। जो ग्राम पॉजिटिव की वजह से होता है उसे बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन शॉक। इसके अलावा कुछ और शॉक हैं जैसे ट्रॉमेटिक शॉक जो ट्रॉमा की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल सीवियर इंजरी हुई, सर्जरी विद द मार्क ब्लड लॉस हुआ, ऑब्स्टेट्रिकल ट्रॉमा हुआ, तो इनकी वजह से जो होगा शॉक उसे बोलेंगे ट्रॉमेटिक शॉक। एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जब हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई या बहुत ज्यादा सीवियर हेड इंजरी होगी उसके रिजल्ट में होगा न्यूरोजेनिक शॉक। एक होता है हाइपोएड्रीनल शॉक। हाइपोएड्रीनल शॉक किस वजह से होगा? ये होगा जब हाई डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड एडमिनिस्ट्रेशन करने के रिजल्ट में होगा, या फिर सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, बायलेटरल एड्रीनल हेमरेज हुआ या इडियोपैथिक एड्रीनल एट्रोफी हुई, तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हाइपोएड्रीनल शॉक। एक शॉक होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक इट डिनोट सिस्टेमिक वैसोडाइलेटेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। इसमें क्या होगा? सिस्टेमिक वैसोडाइलेटेशन होगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी। किस वजह से? बाय द आईजीई मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो बेसिकली कितने टाइप के शॉक हुए? सबसे पहला मैंने बताया प्राइमरी शॉक जिसे बोलते हैं इनिशियल शॉक, ठीक है। दूसरा बताया ट्रू शॉक जिसे बोलते हैं सेकेंडरी शॉक। फिर होता है एक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, फिर होता है कार्डियोजेनिक शॉक, फिर होता है एक सेप्टिक शॉक, फिर कुछ और टाइप्स होता है जैसे ट्रोमेटिक शॉक हुआ, न्यूरोजेनिक शॉक हुआ, हाइपोएड्रीनल शॉक हुआ और हुआ एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये हैं 9 टाइप्स के शॉक। आपने याद रखने कितने तरीके के शॉक होते हैं और किसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
बेसिक फीचर्स क्या होते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक के? दो बेसिक फीचर्स होते हैं जिससे पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक का हिसाब किताब चलता है। क्या होता है? या तो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है, या फिर क्या होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल एंड टिश्यू कम हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है एनोक्सिया। दो बातें हैं, क्या हो रहा है? या तो ब्लड वॉल्यूम सर्कुलेशन कम हो गया, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स को टिश्यू को कम हो गई, इसकी वजह से एनोक्सिया होता है, उसके रिजल्ट में फिर शॉक होता है। सबसे पहले जैसे कि सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जब कम हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ? वेनस रिटर्न हार्ट को कम होगा। अब जब हार्ट को वेनस रिटर्न ही कम हो गया तो रिजल्ट में क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी कम। अब कार्डियक आउटपुट सही से नहीं हो रहा तो ब्लड फ्लो कम। अब ब्लड फ्लो कम हुआ तो यानी सप्लाई ऑक्सीजन की गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन की कम हो गई, उसकी वजह से एनोक्सिया हुआ, फिर फाइनली शॉक हो गया। किस तरीके से साइकिल चली? जैसे कि ब्लड जब सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हुआ? दिल को जो है वेनस रिटर्न जो है कम हो जाएगा। अब जब वेनस रिटर्न कम हो गया तो क्या होगा? आउटपुट कम हो जाएगा। आउटपुट कम हुआ तो ब्लड फ्लो भी कम होगा। ब्लड फ्लो कम हुआ तो ब्लड बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी, उसकी वजह से होगा एनोक्सिया और फिर हो जाएगा शॉक। ठीक है, ये हुई पैथोजेनेसिस ऑफ द शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो होते हैं ये किस वजह से होते हैं? इट रिजल्ट फ्रॉम द लो कार्डियक आउटपुट ड्यू टू द मायोकार्डियल पंप फेल्यूर। किस वजह से होते हैं लो कार्डियक आउटपुट? किस वजह से? ड्यू टू द मायोकार्डियम पंप फेल्यूर की वजह से। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होते हैं इट रिजल्ट फ्रॉम द लो कार्डियक आउटपुट, क्यों? ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम। या तो ब्लड का लॉस हो गया या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस हो गया, जैसे कि बहुत ज्यादा मैसिव हेमरेज में या फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है सीवियर बर्न के अंदर, तो इन सब केसेस में हमें देखने को मिलता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में जैसे मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, इंट्रोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक्टिवेशन होता है मैक्रोफेजेस का एंड मोनोसाइट का। ये जाके एक्टिवेट करते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 को। फिर ये क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स का रिक्रूटमेंट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स का फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं और फिर होती है वेस्कुलर इंजरी। फिर बाद में क्या होता है? वेजोडाइलेटेशन होता है एंड हाइपोटेंशन। उसके बाद यहाँ क्या होता है? जब बैक्टीरियल प्रोडक्ट की वजह से होती है तो एक्टिवेशन होता है दूसरे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस का, जैसे कि एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पाथवे C5A एंड C3A, जिसकी वजह से क्या होगा? माइक्रो एम्बुलाइज होंगे एंड एंडोथेलियल डैमेज होगा। फिर मास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे तो हिस्टामिन रिलीज करेंगे, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाएंगे, एक्टिवेट करेंगे कोगुलेशन सिस्टम को, जिसकी वजह से थ्रोम्बाई बनेंगे, एक्टिवेट करते हैं काइनिन सिस्टम को, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होगा एंड वेजोडाइलेशन वेस्कुलर परमेबिलिटी को कॉज करता है। तो ये हुई पैथोजेनेसिस ऑफ द सेप्टिक शॉक। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करूंगी स्टेजेस ऑफ द शॉक एंड कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या होती हैं शॉक की वजह से और क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं शॉक में। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।